नाउ वी विल स्टार्ट। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बॉटनी का सब्जेक्ट बताने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूंगा। तो पहले मैं आप लोगों को बता दिया कि मेरा नाम साजिद यूसुफ है और मैं आप लोगों को सब्जेक्ट जो है वो बॉटनी का पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर? तो अब हमें बिफोर स्टार्टिंग दी बॉटनी क्लास मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें बता दूंगा जो आप लोगों को मतलब फोकस करना ही करना है ताकि आप लोगों का स्टडी जो है वो स्मूथ चल पाए। तो सबसे पहला वाला पॉइंट जो मैं आप लोगों को कहूंगा कि जो आप लोगों को बाय हुक और क्रुक करना है, और वो है आप लोगों का हार्ड वर्क। और ये हार्ड वर्क जो है आप लोगों को इतना फोकस रखना है आप लोगों को कि ये आप लोगों को डेफिनेटली जो है अपना जो भी कोई ड्रीम है आप लोगों का ये फुलफिल हो जाएगा ड्रीम। एंड नाउ द बेसिक 3 पॉइंट्स, नाउ आई विल कम टू द 3 पॉइंट्स विच विल गिव यू द सक्सेस। तो 3 पॉइंट्स में सबसे पहला वाला पॉइंट जो है वो आप लोगों का अंडरस्टैंड करना है। तो बच्चों इस अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को ईच लेक्चर जो है अटेंड करना है। अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे सो वहां में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को 100% कंसंट्रेशन मेंटेन करना है। और जो बच्चा 100% कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाएगा और वो डेफिनेटली 100% अंडरस्टैंड कर पाएगा। और आप लोगों को 100% अंडरस्टैंड हो जाए और ये मेरा जॉब है और इसमें मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। अब दूसरा, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया, आप लोगों ने बड़ा अच्छा सा कंसंट्रेशन पेशेंस रखा आप लोगों ने, तो उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाला स्टेप जो है वो है घर पे पढ़ना, और वो हम लोग कहेंगे रिवीजन। एंड रिवीजन मस्ट है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ मेहनत से पढ़ाया, मैं आप लोगों को मेहनत से समझाया, मैं आपको मेहनत से लिखाया, एंड नाउ व्हाट यू पीपल हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज एट होम। And to revise at home, you need at least 6 or 8 hours of study. Eight hours of self study. तो अगर आप लोग ये सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो ये रिवीजन जो है ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। डन? तो अब इसमें आप लोगों को जब रिवीजन करा, नाउ द थर्ड पॉइंट विच विल कम इनटू द प्ले एंड दैट इज द मेमोराइज। और बच्चों जब आप मेमोराइज करेंगे तो मेमोराइज करने से क्या होगा, आप लोगों को जो चीजें याद रहने लगेंगे जो आप लोगों ने समझ लिया। और इफ सपोज you will go through these all the 3 steps, understand, revision, memorize, and after that जो भी कोई टेस्ट होता है, so each test is या each exam is test of your memory. each test is, जो भी एग्जाम कंडक्ट करेगा वो आप लोगों का मेमोरी का टेस्ट होता है। और अगर आप लोगों ने मेमोराइज सही से चीजें करी और डेफिनेटली जो है आप लोग हर कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। नाउ टेल मी, जरा कोई भी बच्चा आप लोगों से मुझे बताए कि क्या होता है पावर हाउस ऑफ सेल। कोई भी बच्चा बताया विच इज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बता दो क्यों आप लोगों ने ये आंसर दिया इसका कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। तो आप लोगों ने क्या करा था, अंडरस्टैंड किया था और फिर घर पे एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ लिया और एकदम से मेमोराइज हो गया। नाउ any examiner who will ask the questions कि which is the powerhouse of cell and you people will definitely answer this. अगर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लूं कि the protein synthesis occurs in, can anyone will tell me? राइबोसोम। वेरी गुड, राइबोसोम। तो आप लोगों ने आंसर दिया क्योंकि आप लोगों को जो टीचर ने पढ़ाया है वो समझ लिया है और समझ के यू पीपल आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ अगर मैं आप लोगों से कहूं कौन सा सेल ऑर्गेनल है और जिसके पास अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। कैन एनीवन टेल मी द अदर सेल ऑर्गेनल व्हिच हैज इट्स ओन डीएनए बिसाइड्स द माइटोकॉन्ड्रिया? लाइसोसोम। ना, लाइसोसोम नहीं होता है एंड दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? तो आप लोगों को वैसे ही याद रखना है और अंडरस्टैंड करना है, रिवीजन करना है, मेमोराइज करना है।
और देखो हर कोई चीज आप लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। एंड आप लोगों को फिलहाल जो मैंने आपको बता दिया, एंड यू नीड 6 to 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, और जो आप सेल्फ स्टडी करेंगे आप लोगों का ये सारा चीज जो है वो अच्छा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो अब हम लोगों का देखना है कि जो बॉटनी का सिलेबस है, तो बॉटनी के सिलेबस में मैं आप लोगों को जो स्टार्ट करूंगा, और वो स्टार्ट करने वाला चीज जो है वो है पहले respiration in plants. So you will put a heading there and write respiration in plants. Now guys, write respiration in plants. Can anyone will tell me what is respiration? Can anyone will tell me what is respiration? बच्चों, क्या आप में से कोई बता सकता है कि respiration क्या होता है? Sir, respiration is a process to produce power. हाँ चलो, गुड। चलो राइट द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में लिख लेना आप द ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन, the breakdown or oxidation of substrate, और या सबस्ट्रेट के ऑब्लिक लिख लेना आप फूड। द ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट या फूड इन प्रेजेंस ऑफ the breakdown of food in presence of enzymes is called as oxidation, या is called as oxidation of food, या is called as respiration. और बच्चों, ये रेस्पिरेशन को हम लोग या तो कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन भी, और दिस रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो अब आपको याद रखना है कि जब भी हमारे बॉडी में खाना ब्रेक होगा और खाना अगर ऑक्सीडाइज होगा, तो वो कौन करेगा? एंजाइम्स करेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन, और या हम उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और या हम लोग इसको कहते हैं ये ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। नाउ दिस रेस्पिरेशन occurs in a many enzymatic reactions, enzyme catalyzed reactions. So लिखो, respiration is completed in many enzyme catalyzed reactions. Respiration is completed in many enzyme catalyzed reactions. और आप लोगों को अब बच्चों पता नहीं होगा कि व्हाट इज एंजाइम, तो एंजाइम याद रख लेना कि ये एक बायोकैटलिस्ट है। तो लिखो, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट that enhances the rate of reaction. That enhances the rate of reaction inside the living organism. जरा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कोई एंजाइम का नाम जो आप लोगों ने सुना है और याद रखा है? कोई भी एंजाइम जो नाम आपको याद है? Pepsin, trypsin, lipase. वेरी गुड है, पेप्सिन है, वेरी गुड, एमाइलेज है ना। नाउ देखो बच्चों, अगर मैं एंजाइम अलग टॉपिक है, वो आपको बायोमोलिक्यूल में देखना है। मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ में बता दूंगा व्हाट इज दिस एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। देखो एंजाइम, अगर सपोज यहाँ मैंने प्रोटीन रखा है और मैं चाहूँ कि ये प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए, ये ब्रेक हो जाए, ये आप लोगों को लिखना नहीं है, हाँ? और मैं कहूँगा ये प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में टूट जाए, ऐसे ही अपने आप ही, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन ये होगा ही नहीं। तो मैं
1 घंटा वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर 2 hours, आई एम वेटिंग फॉर 3 hours, आई एम वेटिंग फॉर 10 days, आई एम वेटिंग फॉर 1000 years, and this protein is not broken into the amino acid. Now I can say the rate of reaction is 0 because no protein is converted to the enzyme, and this protein will be here the substrate, and this amino acid will be here the product. Now if suppose this is the protein here, और इस प्रोटीन के मैं यहाँ में एक्ट करवाऊं उसको एक एंजाइम से, एंड दैट इज पेप्सिन, एंड नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स, एंड आई विल से कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है अब हो रहा है, मीन आई विल से मिलियंस ऑफ प्रोटीन आर नाउ कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड पर सेकेंड. तो अब एंजाइम एक वो कंपोनेंट होता है, वो कंपाउंड होता है, और जो एक रेट बढ़ाता है एक रिएक्शन का, और इसीलिए हम लोग एंजाइम को कहते हैं बायोकैटलिस्ट, बिकॉज ये कैटलिस्ट एक्ट करता है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इज दिस क्लियर? Yes, sir. So write the next point. During respiration, the breakdown of food helps in the release of energy. Helps in the release of energy. Is this clear? तो जब भी यहाँ में रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन के समय क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और एनर्जी मिलेगा. तो बच्चों अब देखना है हमने इस एनर्जी का क्या होता है. सो देखो नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी रिलीज during respiration, the energy release during respiration is converted, is transformed you can write there is trapped in the bonds of ATP. और अगर आप लोग को फुल फॉर्म याद होगा ATP का, एंड दिस ATP इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. The energy released during respiration is transformed or trapped in the bonds of ATP. और बच्चों ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. Is this clear? Sir, bond of ATP का मतलब क्या होता है? हाँ, bonds of ATP मतलब in ATP there are bonds, and those bonds are called as phosphoanhydride bonds, and the breakdown of phosphoanhydride bond, they help in the release of energy. So write this point there, the bonds, the energetic bonds. Put your microphone in an off mode please. आप लोग अपना माइक्रोफोन बंद रख लो, तो अदरवाइज बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा. Yes, good. So the energetic bonds present in the ATP are phosphoanhydride bonds. अब आपको मैं बायोमोलिक्यूल में या जूलॉजी टीचर आपको बायोमोलिक्यूल में सिखाएंगे कि एटीपी कैसे बनता है. तो एटीपी में एक बॉन्ड होता है, दोज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज phosphoanhydride bonds, and when those bonds will be formed and they will be energetic bonds. आप लोग माइक्रोफोन बंद रख लो अपना. So now see guys here. Now if suppose we will see the bonds in the ATP are called as what bonds? What are the bonds present in the ATP?
फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स। तो बच्चों अब ये एटीपी का जो ब्रेक डाउन होता है ये कहाँ से मिला? जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से क्या मिला हमें? एनर्जी। और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? एटीपी में। अब एटीपी में कहाँ में वो कन्वर्ट हो गया? फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स। अब ये फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स जब टूटेंगे तो दे विल रिलीज द एनर्जी। तो इसमें आप लोग लिखे ना द ब्रेक डाउन ऑफ phosphoanhydride bonds provides energy for the synthesis of other molecules, comma, you can write their physical work, you can write their muscle contraction, you can write their transport, you can write their absorption, सर आप लोग वहां पे माइक्रोफोन बंद रख लीजिए प्लीज। सो देखो यहाँ पे द ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, जैसे फिजिकल वर्क है या जैसे मसल कंट्रैक्शन है या जैसे ट्रांसपोर्ट है और या जैसे एब्जॉर्प्शन है। सर ये CPSP प्लीज म्यूट द माइक। तो अब देख लो बच्चों, यहाँ मैं आप लोगों को पहले सिखा दूं कि ये जो एनर्जी जो है जब प्रोड्यूस होगा मॉलिक्यूल से और वो एज अ हीट लॉस भी हो जाता है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग respiration the energy is also lost in the form of heat. During respiration the energy is also lost in the form of heat. Is this clear? बच्चों ये समझ आ गया आप लोगों को? हाँ, तो लिखो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एनर्जी इज आल्सो लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जो ये हीट लॉस होगा दिस मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर। तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट द रिलीज्ड heat can maintain our body temperature. सर वहां पे जो ये CPSP है, who is the coordinator there? CPSP, who is the coordinator there? बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं सर। हाँ, एक्चुअली वी आर गेटिंग लॉट ऑफ नॉइज फ्रॉम देयर। इफ सपोज स्टूडेंट को डाउट हो रहा है, एट दैट टाइम यू कैन ऑन द माइक्रोफोन, बट ड्यूरिंग द लेक्चर प्लीज जो है आप लोग माइक्रोफोन बंद रखें। कैन आई टॉक टू द कोऑर्डिनेटर इन CPSP? आप लोग प्लीज माइक्रोफोन बंद रखें, और जो ही जब नीड होगा अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो उस समय माइक्रोफोन ऑन कर सकता है। और अगर आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं रखेंगे तो सारे लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं सारा चीज जो है ये फिलहाल आप लोगों को एक ओवरव्यू में समझा दूंगा, और ओवरव्यू हम ऐसे लेंगे कि अगर इफ सपोज
मैं यहाँ में सबस्ट्रेट को ले लूंगा, मैं यहाँ पे फूड को ले लूंगा। आप लोग थोड़ा सा ऊपर गैप छोड़ देना और इस लाइन के नीचे बिल्कुल नहीं लिख लेना, हाँ? तो या मुझे कंप्लीट करने देना पहले। मैं यहाँ पे एक सबस्ट्रेट ले लूंगा और बच्चों मैं इस सबस्ट्रेट को अब जाके यहाँ पे कहूंगा कि एंजाइम्स आए हुए हैं और वो एंजाइम यहाँ पे शो कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड दे आर कन्वर्टिंग दिस सबस्ट्रेट इनटू द फूड या एंड प्रोडक्ट, या कोई भी हम कहेंगे, वी विल से हियर द प्रोडक्ट, और विदाउट द एंजाइम इट इज नेवर पॉसिबल। और ये एंजाइम्स आए हुए यहाँ में। अब ये एंजाइम ने जब इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया, और इस सबस्ट्रेट के ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे यहाँ में फूड, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, मे बी दिस प्रोडक्ट विल बी एंड प्रोडक्ट। तो अब जाके जब ये एनर्जी, जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के समय क्या होगा, यहाँ में हीट रिलीज होगा, यहाँ में एनर्जी रिलीज होगा, और कैसे होगा वो हमें आगे सीखना है। तो आप लोगों को जस्ट एक कंसेप्ट सीखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या क्या है। अब कैसे एनर्जी रिलीज होगा वो ये हमें बड़ा प्रोसेस सीखना है, ग्लाइकोलाइसिस सीखना है, क्रेब्स साइकिल सीखना है। तो फिलहाल बस एक कंसेप्ट याद रख लो आप सेलुलर रेस्पिरेशन का। अब ये एनर्जी जो रिलीज हो गया, और बच्चों ये एनर्जी रिलीज होता है केमिकल बॉन्ड्स में, और वो केमिकल बॉन्ड्स जो है वो कहा था मैंने आप लोगों को क्या, एटीपी। So energy release, and this energy release will be trapped in chemical bonds, और chemical bonds of what, ATP। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बच्चों ये एनर्जी रिलीज जो हुआ, और ये ना हीट के फॉर्म में भी लॉस होता है, और या तो ये हीट पूरा का पूरा रिलीज हो जाएगा और उसे हम कहेंगे डिसिपेशन, और या तो लॉस होगा। और बच्चों या तो ये हीट जो है ये हमारा टेम्परेचर मेंटेन करेगा, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। चलो आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज करा होगा कभी, जरा बता दो मुझे, एक्सरसाइज करने समय क्या होता है, बॉडी हीट अप हो जाता है या नॉर्मल टेम्परेचर रहता है बॉडी का? हीट अप हो जाए। हीट अप हो हीट अप जाता हो है। जाता है। अब बता दो हाँ जी। एक्सरसाइज के समय हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, या एक्सरसाइज के समय हमें उतना ही एनर्जी चाहिए जो हमारे नॉर्मल बॉडी को चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा ज्यादा चाहिए। चाहिए। तो अब एक्सरसाइज के समय सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो एनर्जी रिलीज क्या होगा, ज्यादा। और जब एनर्जी ज्यादा। रिलीज ज्यादा होगा उसमें एटीपी भी ज्यादा बनेगा, और लेकिन उसमें हाँ जी। हीट भी ज्यादा लॉस होगा। और जो ही हीट लॉस होगा तो हमारे बॉडी का एकदम से गर्म हो जाता है, और उस वक्त बहुत ज्यादा हीट लॉस भी होता है। और लेकिन जब हम लोग ठंडा फील करेंगे, या कभी कुछ हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन रहता है, तो ये मेंटेन करता है 37 डिग्री टेम्परेचर। अब जो ये ट्रैप्ड एनर्जी जो है, ये केमिकल एनर्जी जो है, ये ना यूज होता है डिफरेंट कामों के लिए। और जैसे मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये वाला एनर्जी जो है ये यूज होगा, मींस मैं कहूंगा ट्रांसपोर्ट के लिए। और बच्चों मैं आप लोगों को कहूंगा ये यूज होगा सिंथेटिक रिएक्शंस के लिए, या सिंथेसिस के लिए, या सिंथेटिक रिएक्शंस के लिए कहूंगा मैं। बस मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझा रहा, अभी हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, मैं एक डेफिनेशन आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये सिंथेटिक रिएक्शंस हो गए यहाँ में। और बच्चों अगर हम लोग लेंगे कि ये जो एनर्जी रिलीज हो गया, और जरा आप लोग ही बता दो मुझे और किस किस में यूज हो सकता है, खुद ही बता दो आप लोग किस किस में और यूज होता है एनर्जी। हम लोगों का बॉडी में ऑस्मोलरिटी मेंटेन होता है, ऑस्मोसिस मेंटेन होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन के लिए भी ये यूज होगा। सो यहाँ में लिख लेना आप, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है हमारे या प्लांट के बॉडी में या किसी भी एनिमल के बॉडी में।
तो बच्चों ये एनर्जी जो यूज होगा ये होगा फिजिकल वर्क के लिए भी। क्लियर? और ये एनर्जी जो है अगर यहाँ ट्रांसपोर्ट लिखे आप या मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो भी आपकी मर्जी है आप लोग ऐड कर सकते हैं। जब आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा उस समय यूज होगा। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा दिस एटीपी इज यूज। अगर हमारी बॉडी में ऑस्मोलरिटी मेंटेन हो रहा है एंड फॉर दिस एटीपी इज यूज एंड ये जो एटीपी रिलीज होगा इट विल बी आल्सो यूज्ड इन द सेल डिवीजन। क्लियर? और ये एटीपी जो यूज होगा इट विल बी यूज आल्सो फॉर द सपोज मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, डीएनए बनने के लिए, आरएनए बनने के लिए, तो ये इसके लिए यूज होता जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये आप लोगों को हाँ जी सर। एक बेसिक कंसेप्ट जो है रेस्पिरेशन का है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे फिगर, और फिगर में लिख लेना ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन। अब बताओ क्या हम लोगों का बॉडी में जब हम खाना खाएंगे, अभी आप लोग क्लास के बाद लंच करेंगे, क्या बच्चों वो लंच में जो आपने राइस खाया, रोटी खाया, क्या वो राइस रोटी वगैरह डायरेक्टली हमें एनर्जी देता है या उस राइस रोटी वगैरह में जो कार्बोहाइड्रेट है उनको ब्रेक होना पड़ता है और एटीपी बनाना पड़ता है पहले? ब्रेक होना हाँ जी पड़ता वही। ब्रेक होना पड़ता है ना। और जब ब्रेक होगा तो वहां में फिर ब्रेक होके क्या बनाता है? एटीपी। और फिर ये एटीपी। एटीपी हमारे बॉडी में ये काम आता है, इसके काम आएगा, इसके काम आएगा और बहुत सारा और काम करा देगा, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो अब खाना डायरेक्टली यूज नहीं होता है, खाना एटीपी बनाता है और एटीपी फिर सेल के अंदर यूज होता है। सो अब जो इस सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड्स हैं, सीसी बॉन्ड्स उनको कहेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, और वो ब्रेक होते हैं और वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और वो हमें एनर्जी दे देंगे फिर। तो ये पॉइंट आप लोगों को एनसीईआरटी से याद रखना है। तो यहाँ पे लिख लेना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द कार्बन कार्बन या एनसीईआरटी ने सीसी लिखा है, कार्बन कार्बन या सीसी बॉन्ड्स आर broken during respiration, the CC bonds of substrate, or yeah, oblique to this you will write food, are broken to release the energy। और बच्चों ये होगा यहाँ में एनसीईआरटी का पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अब आप लोग बता दो मुझे, क्या आपको लग रहा है ये सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन प्रोसेस है या आपको लग रहा है ये सिंथेटिक प्रोसेस है? ब्रेक डाउन प्रोसेस। वेरी गुड है। तो ब्रेक डाउन प्रोसेस जो है उनको हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। सो इसमें लिख लेना आप नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो गया? ब्रेक डाउन प्रोसेस। अब बता दो मुझे, क्या इस सेलुलर रेस्पिरेशन में आप लोगों को क्या दिखा? क्या एटीपी निकला नेट या एटीपी नेट यूज हो गया? बच्चों क्या एटीपी इज रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन या इसमें नेट एटीपी यूज हो जाता है, मतलब यूटिलाइज होता है या रिलीज होता है? ये देखो आप यहाँ में सेलुलर रेस्पिरेशन लिखा है ना। नाउ टेल मी, डज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन एटीपी इज रिलीज और इट इज यूटिलाइज्ड? रिलीज सर। इट इज रिलीज। रिलीज सर।
है ना। तो हम लोग क्या हाँ जी। कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक या ब्रेक डाउन प्रोसेस, एंड लिख लेना एक्सर्गोनिक प्रोसेस। और एक्सर्गोनिक मतलब क्या होगा, इसमें एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी इज रिलीज। डन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड यहाँ पे लिख लेना एक्सर्गोनिक प्रोसेस, और मतलब एनर्जी इसमें निकल भी जाता है और इसमें ब्रेक डाउन भी होता है। आर यू डन विद दिस? Yeah. Yes, sir. हाँ, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको और चीजें थोड़ा सा सिखा दूंगा। और अब जो कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के समय, वो यूज होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ देख लो आप, यहाँ मैंने बता दिया कि सिंथेटिक रिएक्शन भी होता है, दिस इज द सिंथेटिक रिएक्शन। नाउ सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स released during the catabolic process are also involved in the synthesis of other molecules, और that means वो कहेंगे हम anabolic process, मतलब synthetic process. So write this point. Some of the intermediates during cellular respiration are also utilized for the synthesis of other molecules. Some of the intermediates during cellular respiration are also utilized for the synthesis of other molecules. तो जब मैं आगे आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा एंड आगे मैं आपको क्रेब्स साइकिल बता दूंगा, देयर आई विल टीच यू व्हिच इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल्स। बट कभी कभार इसे कुछ इंटरमीडिएट होगा एंड दे विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द अदर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस रेस्पिरेशन, और हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो पुट अ हेडिंग देयर, सब हेडिंग देयर, एंड राइट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो इसमें लिख लेना दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, that are oxidized during the cellular respiration. They are the organic molecules that are oxidized during the cellular respiration, so that to release energy. So that to release energy inside the living cells. Now आप लोगों को पता चला कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेक डाउन होता है सबस्ट्रेट का, फूड का, by the enzymes, so that to release the energy. Now guys, tell me what are those substrate molecules, what are those organic molecules that are used in the cellular respiration? They are called as what? Respiratory substrate. Respiratory substrate. और इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट्स, fats and proteins
या एंड में लिखना, ऑर्गेनिक एसिड भी लिख सकते हैं, फैट्स कॉमा प्रोटीन्स एंड सम ऑर्गेनिक एसिड्स। Organic acids are the examples of respiratory substrate. Carbohydrates, fats, proteins, and some organic acids are the examples of respiratory substrate. चलो आप लोगों में से अब मुझे बता देंगे कि इनमें से जरा क्या हम लोग ज्यादा खाते हैं, कॉमनली क्या खाते हैं? टेल मी। कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट। जरा Carbohydrate. बच्चों, चावल में क्या होता है, राइस में क्या होता है? Carbohydrate. Very good, carbohydrate. Now tell me what is present in the suppose if we will consume oil, we will consume ghee. फैट्स। Protein. Fat. Fats. फैट्स होगा। जरा बच्चों, अगर हम लोग मीट खाएंगे, almonds खाएंगे, मछली खाएंगे, what is present there? प्रोटीन। प्रोटीन। Protein. तो दैट मीन्स यही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह पहुंच जाता है हमारी बॉडी में और हम लोगों का सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा डाइजेस्ट होके, और फिर सेल्स के अंदर इनको तोड़ा जाता है, और वो तोड़ने वाला प्रोसेस जो सेल्स के अंदर होता है उसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बताओ, क्या सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स के बाहर में होता है या सेल्स के अंदर में होता है? अंदर सेल्स होता के है। अंदर में होगा। तो अब इन तीनों में से जरा सेलेक्ट कर लो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन में सेलेक्ट कर लो, सबसे कॉमन कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा? कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट। तो लिखो इस चीज को, कार्बोहाइड्रेट्स आर दे carbohydrates are the common respiratory substrate involved in cellular respiration. तो बच्चों, अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में खत्म हो जाए तो याद रख लेना, तो उसके बाद ना फैट यूज करा जाता है। सो इसमें लिख लेना आप, आफ्टर इफ कार्बोहाइड्रेट्स या आफ्टर द डिप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, after the depletion of carbohydrates, fats are used as a respiratory substrate. Fats are used as a respiratory substrate. चलो अब बता दो आप मुझे, अगर हम लोगों ने खाना खाया, सुबह खाया था खाना, और सुबह खाना खाया और सुबह खाना खा के ना हम लोग शाम तक खाना ही नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग फूड अप टू द इवनिंग, या हम लोगों ने 2 दिन तक नहीं खाया, 3 दिन तक नहीं खाया, क्या हम लोग मर जाएंगे या बच जाएंगे? बच जाएंगे। बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के में। अंदर फैट्स होता है ना, Very बाकी good. जो in our body and there is what? Fat. Now if अगर हम लोग चावल नहीं खाएंगे, हम लोग रोटी नहीं खाएंगे, तो carbohydrate will decrease in our body, and when the carbohydrate will decrease, so there is fat stored in the body, और वो फैट जो है हमारी बॉडी में यूज होगा एज अ खाना। अब जब तक वो फैट रहेगा तब तक हम लोग बचेंगे, और अगर अब फैट जो है खत्म हो गया तो बच्चों लीस्ट प्रेफरेंस पे प्रोटीन यूज होता है। जरा लीस्ट प्रेफरेंस पे क्या यूज होता है? प्रोटीन। प्रोटीन यूज होगा। सो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन्स
are used as a respiratory substrate proteins are used as a respiratory substrate only after the proteins are used as a respiratory substrate only. Should I clear this? Only after the depletion of carbohydrate and fats. अगर proteins use होगा तो they will lead to the decrease in the cytoplasm and they will lead to the death of the organism. So यहाँ पे लिखे ना the use of proteins in cellular respiration results decrease in protoplasm of cell. The use of proteins in cellular respiration results decrease in protoplasm of cell. Now, can any guy will tell me why the depletion of proteins will result in the loss of cytoplasm, decrease in the protoplasm of the cell? क्या कोई बता सकता है आप लोगों में क्यों ऐसा होगा? बच्चों, ये चीज इसीलिए होगा कि अगर हम लोगों का प्रोटोप्लाज्म जो है प्रोटीन कहीं पे स्पेशली स्टोर नहीं होता है और प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म में होगा, फैट स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है और लेकिन जब प्रोटोप्लाज्म में यूज होगा तो प्रोटीन का कमी होते जाएगा और उस कमी होने से सेल का प्रोटोप्लाज्म का क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा और इसीलिए जो ही कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया फैट यूज हो सकता है, फैट यूज होने के बाद में प्रोटीन यूज होगा और अगर इंसान ने खाना नहीं खाया उसके बाद तो या कोई भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट होगा या कुछ भी होगा, वो उसका डेथ हो सकता है. नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? What is respiration now? The respiration is the oxidation, the breakdown of the substrate and by the enzymes. And what is, guys, respiratory substrate? There are respiratory substrate, बता दो क्या होता है? Respiratory substrate is the food used in respiration. हाँ, वेरी गुड. जो फूड यूज होगा रेस्पिरेशन के समय में तो उसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. एंड नाउ you will put a heading there and you will write there types of respiration. बच्चों, अब आप लोग लिख लेना वहां में types of respiration. तो अब ये रेस्पिरेशन जो है दो तरह का होता है. तो एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. Now respiration is of two types. Respiration is of two types, that is anaerobic and लिख लेना aerobic. रेस्पिरेशन दो तरह का होगा, एक को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो नाउ यू विल राइट द फर्स्ट वन एंड दैट इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन.
और बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ कि अगर सपोज फूड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, तो विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो इसमें लिख लेना इट is the breakdown of food. Yeah, it is the oxidation of food. Oxidation of food without the use of oxygen. It is the breakdown of the oxidation of food without the use of oxygen. So इसमें लिख लेना it is an incomplete oxidation. It is an incomplete oxidation as the respiratory substrates are not fully oxidized. Or not fully oxidized. The next point, the respiratory substrate are oxidized to alcohol, और याद लिख लेना some organic acids, और some organic acid लिख लेना जैसे लैक्टिक एसिड है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया वो रेस्पिरेशन जहां में खाना पूरा ब्रेक नहीं होता है. और खाना क्यों नहीं ब्रेक होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. और जब खाना कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो किस किस में ऑक्सीडाइज होता है? या तो अल्कोहल में और या तो कुछ एसिड्स में, ऑर्गेनिक एसिड में, और जैसे लैक्टिक एसिड है. अब बच्चों बता दो मुझे, अगर इसमें अब एटीपी ज्यादा नहीं बनता है, क्या अब इसमें हीट लॉस कम होता होगा या हीट लॉस ज्यादा होता होगा? अगर इसमें एटीपी कम बनता है, तो अब बता दो मुझे, क्या इसमें अब हीट लॉस ज्यादा होता होगा या कम होता होगा? कम होता होगा सर. नहीं, आप लोगों को मैंने सिखाया था ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन के समय एटीपी बनता है और थोड़ा सा हीट लॉस होता है, और बताया था थोड़ा सा हीट लॉस होता है और उसमें से कुछ हीट मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर, और लेकिन ज्यादा किस में कन्वर्ट होता है? एटीपी में. अब बता दो, यहाँ में एनर्जी ही कम बनता है, एटीपी ही कम बनता है, तो ज्यादा एनर्जी किसके फॉर्म में लॉस होगा? हीट के फॉर्म में. तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, it occurs in the cytoplasm of cell. It occurs in the cytoplasm of cell and releases only 2 ATP molecules. और इसमें आप लोग लिख लेना which is 38. ना इसमें एनारोबिक में हाँ, which is less than 7% of total energy. किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है वो बंद रखे प्लीज. ऑफ ग्लूकोज. बच्चों कितना एनर्जी इस रेस्पिरेशन के समय निकलता है?
ही एटीपी। और कहाँ दो में ATP होता है ये? साइटोप्लाज्म में। तो ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल, ग्लूकोज में जितना एनर्जी होता है ना, तो लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज दैट। अब बता दो, जो बाकी एनर्जी है जो ग्लूकोज में था, वो किसके फॉर्म में लॉस होगा? हीट के। हीट के फॉर्म में लॉस के होगा, फॉर्म। है ना? तो आर यू हाँ डन विद दिस? यस सर। हाँ, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग याद रख लेना, अगर कोई बच्चा लिख नहीं पाया या वो चाहता है कि सर वापस दिखाए, एंड यू कैन टेल मी इमीडिएटली, क्योंकि मैं यहाँ से वापस भी ला सकता हूँ स्क्रीन को। और अगर मैं स्क्रीन को वापस लाऊं तो जो चीजें मैंने हटा दिया वो डिस्प्ले वापस आ सकता है। मे बी कभी कभार कोई बच्चा स्लो होता है और स्लो होने की वजह से वो पूरा नहीं लिख पाता, और कोई बच्चा तेज लिखता है, वो कहता है यस सर हो गया, और जो बच्चा लिख नहीं पाया उसका छूट जाता है। And that is not the good thing. What you have to do, you have complete all the things what I will teach you, what I will deliver you. आपका कॉपी जो है बिल्कुल अच्छा सा मेंटेन होना चाहिए, और कॉपी मेंटेन होने के बाद में आपको वही कॉपी बार बार पढ़ना है, और जो मॉड्यूल्स वगैरह दिया जाता है, मटेरियल दिया जाता है, और एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। और लेकिन मेंटेन नीट एंड क्लीन नोट्स, और आपको मैं इसी में सारा कुछ इंक्लूड करूंगा, वेदर एनसीईआरटी या एनी जो मॉड्यूल वगैरह चीजें, सब मैं उसी में इंक्लूड करते रहूंगा। सो कोई भी बच्चा अगर स्लो हो रहा है और लिख नहीं पा रहा है, वो अपने दूसरे फ्रेंड का जरूर उसे कहेगा कि मुझे ये छूट गया, मैं मुझे लिखना है पहले। और अब ऑनलाइन करा रहा है क्लासेस, हो सकता है फ्रेंड ना हो, तो आप लोग व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं मैसेज कि मुझे ये पोर्शन का फोटो दे दो, और फिर वो फोटो देके अपना अपना नोट्स कंप्लीट करेगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ देंगे और कल भी नहीं करेंगे, परसों भी नहीं करेगा, तो आप लोगों का एक कॉपी ना अधूरा बनेगा और वो आपके काम नहीं आएगा फिर। सो डरना नहीं है, आराम से रहना है। मैं आपको ना कोई खा जाऊंगा ना मैं मारूंगा, और मैं आपको बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्या है ये साइंस, क्या है ये बायोलॉजी। तो बस आप लोगों को सीखना है। और अगर आप लोग अभी 10th वाले क्लास में हैं, उसी में ड्रीम कर रहे हैं, और वहाँ बड़ा छोटा छोटा बुक्स होता था, तो यहाँ पे हमें सीखना है अब। और 11th में 12th में ये बेस है आप लोगों का लाइफ का, और जो आप लोगों को आगे बढ़ा देगा। जिसका ये बेस स्ट्रांग हो गया वो आगे लाइफ में अच्छा करेगा, और जिसका ये बेस वीक रहा वो लाइफ में आगे अच्छा नहीं करेगा। और जो 11th 12th में ही अच्छा पढ़ेगा वो 11th 12th करके ही नीट क्वालिफाई करेगा, और जो अच्छा नहीं पढ़ेगा उसको फिर एक बार और एक साल और ट्राई करना है, और मेहनत करना है, और अगर उसमें भी पढ़ेगा तब नीट होगा। सो इट इज़ बेटर इस 11th 12th में आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, और एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से याद रख लो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और देखो आपके लाइफ में अच्छा होगा। 2 साल के बाद में ही आप एक फ्रेशर करके आप नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब मेरा टारगेट यहाँ में आप लोग का स्कूल भी है कि वो भी हो जाए, और मेरा टारगेट आप लोगों का फ्यूचर भी है, आप लोगों का नीड भी है। तो इसीलिए मैं दोनों पॉइंट वे ऑफ व्यू को लेके चलूंगा। किसी बच्चे को तो ज्यादा तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। समझ तो आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ, कोई भी लिख नहीं पाएगा, मुझे कहेंगे आप सर नहीं लिखा, मैं वापस करूंगा इसको। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है लिख लेना, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन during anaerobic respiration, the most of the energy in respiratory substrate is lost in the form of heat. अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैं लूंगा यहाँ में C6H12, और मैं लूंगा यहाँ में O6, और ये C6H12O6 जो है, ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है?
ग्लूकोज। ग्लूकोज का। तो अगर मैं इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराऊं तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करने से क्या होगा, ये यहाँ हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल देगा और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बच्चों C2H5O2 किसको हम लोग कहते हैं? इथानॉल। इथेनॉल। और इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है। अल्कोहल है। तो इसीलिए कहा था मैंने, या तो अल्कोहल बनता है इसमें या तो लैक्टिक एसिड बनता है, ऑर्गेनिक एसिड बनेगा। जरा बता दो सेल के किस हिस्से में होगा ये? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। आपको आगे सीखना है, आपको आगे सीखना है, ये सब चीजों का आपको इलाबोरेशन मिलेगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जिसका मैं इलाबोरेशन नहीं दूंगा। तो जो मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ इसका इलाबोरेशन मिलेगा आपको जब मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल जस्ट में मुझे बेसिक कंसेप्ट समझाना है और फिर उन कंसेप्ट का इलाबोरेट करना है, और तब जाके आपको 100% ये आपको क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। बच्चों क्या एंजाइम्स के बगैर होगा या एंजाइम चाहिए ही चाहिए? चाहिए। चाहिए, क्योंकि एंजाइम के बगैर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नहीं है। एंड दिस वाज रिगार्डिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन कि यहाँ में अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो खाना पूरा नहीं टूटेगा और वो आधा ही ऑक्सीडाइज होगा। जरा आप लोगों ने सीखा होगा केमिस्ट्री में, अगर कार्बन का हम लोग कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो बच्चों कार्बन के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी तरीके से मोनोऑक्साइड। खाना भी यहाँ में इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये पूरा खाली इतना हुआ और अब ये नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ में जाके ये आधा एनर्जी लॉस होगा हीट के फॉर्म में और कम ही बनेगा। तो वो कितना एटीपी बताया था मैंने, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है 280। 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। गुड। हाँ, तो अब आप लोग इसी का सेकंड जो लिख लेना उधर, एरोबिक रेस्पिरेशन। सर लास्ट पेज एक बार दिखा देना। या श्योर। ओके सर। तो अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे you will write there second one and you will write aerobic respiration. बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और जो होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसमें लिख लेना इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, complete oxidation of food in presence of oxygen. Is the complete oxidation of food in presence of oxygen. और इसमें क्या होता है, जो भी कार्बन होगा they will be completely oxidized to the carbon dioxide. देखो the carbon of respiratory substrate is completely oxidized to, जरा खुद कर लो फिल इसको, किसमें अब कार्बन कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाए। अभी मैंने समझाया था बच्चों, किसमें कार्बन यहाँ पूरा ऑक्सीडाइज होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा? यस सर। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। तो आप लोग लिख सकते हैं वहां में कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों बता दो मुझे, यहाँ में अगर कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या यहाँ में अब ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा या कम एटीपी प्रोड्यूस होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। सो लिखो इट प्रोड्यूसेस
It produces more energy. It produces more energy and less heat. It produces more energy and less heat. उसको लिखो इसमें complete oxidation of one glucose molecule. Complete oxidation of one glucose results formation of 36 या 38 ATPs. जरा उधर में कितना हुआ था रिलीज? 2 ATPs और यहाँ में कितना हो गया? 36. अब ज्यादा है उससे या कम है उससे? ज्यादा है उससे, है ना? तो अब देख लो बच्चों, यहाँ में एनर्जी भी ज्यादा होता है और प्लस हीट कम होगा. क्या ये 36 38 ATP हर किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए या खाली ग्लूकोज के लिए? ग्लूकोज के लिए. ग्लूकोज के. और ये नहीं रख लेना आपके हर कोई फैट आएगा, प्रोटीन आएगा कि सेम नहीं, अलग अलग. मैं आपको सिखाऊंगा आगे किस किस सबस्ट्रेट से कितना एनर्जी, कितना एटीपी मिलता है. अब यहाँ में आप लोग लिख लेना इसका रिएक्शन. अगर हम इसको कंक्लूड करें तो C6H12O6 और C6H12O6 को चाहिए 6 ऑक्सीजन और फिर जाके यहाँ में आप लोगों को याद रखना है बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6 वाटर बनेगा और प्लस बच्चों एनर्जी निकलेगा. एनर्जी ठीक है. और यहाँ पे आप याद रख लेना ये रेस्पिरेशन जो एरोबिक होता है एक तो ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में. और कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया. और किसका जरूरत है? एंजाइम्स का जरूरत. सो ऊपर लिख लेना साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो अब आप लोग यहाँ में एनर्जी याद रख लेना. एनर्जी विल बी 686 किलो कैलोरीज. और बच्चों यह हम लोग कहते हैं 36 और 38 ATP. और ये आपको पता है कि ये ग्लूकोज है. सर ग्लूकोज में कितना होता है सर? क्या ग्लूकोज का मतलब क्या? में ग्लूकोज में एनर्जी होता है क्या सर? वही तो ग्लूकोज का एनर्जी जो है ना कार्बन कार्बन बॉन्ड में, और वही रिलीज हो गया और वही कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो गया. किसमें ट्रैप हो गया? यस सर, एटीपी में. और फिर यही एटीपी कहाँ कहाँ यूज होगा? फिजिकल वर्क के लिए, ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए, जो भी हमारा फिजिकल वर्क. आप अभी लिख रहे हैं, जरा कौन एनर्जी दे रहा है? एटीपी. आपका आंख जो है आई अभी देख रहा है बोर्ड को या किसी मोबाइल को देख रहा है. जरा बच्चों उस आई को कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? एटीपी. वो भी एटीपी ने. तो इसीलिए खाना आएगा, वो ब्रेक होगा, उस खाने में एनर्जी है और वो खाने का एनर्जी जो है वो ट्रैप होता है केमिकल बॉन्ड में. और वो केमिकल बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग? फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, जो किसका होता है? एटीपी का. और ग्लूकोज में अब इतना एनर्जी छुपा था, थोड़ा सा हीट भी रिलीज होगा और वो एनर्जी 686 किलो कैलोरीज और या हम लोग कहते हैं 36 या 38 एटीपी के बराबर होगा. इज दिस क्लियर? यस सर. तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसको आप अब फिल कर लेना. लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन. जरा खुद ही कर लो आप इसको फिल जल्दी से. ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और ये आप लोगों को फिल करना है.
क्या क्या होगा इसमें? पहले ब्लैक में और सेकंड ब्लैक में? साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों के लिए बस बेस है ये। अभी मैं सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ सर। इसके बाद हमें बेसिकली ये सारा चीज रिवाइज होगा जो मैंने आपको लिखा है। आपको पता चल जाएगा कौन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, आपको पता चल जाएगा कौन से स्टेप होते हैं साइटोप्लाज्म में, कौन से स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे ये ऑक्सीजन यूज होता है, कहाँ कहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ एटीपी रिलीज होता है। तो you will came to know about everything, but we have to finish the basic first. Are you done with this? तो बच्चों अब एटीपी याद रख लेना, ये हमारे बॉडी में एक एनर्जी स्टोर करता है, और इसीलिए इस एटीपी को हम लोग कहते हैं कि इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो लिखो आप एटीपी, जरा फुल फॉर्म बता दो मुझे, एटीपी का क्या बताया था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, तो आपको बायोमोलिक्यूल में सिखाया जाएगा कि कैसे होता है एटीपी का स्ट्रक्चर। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, as it stores and transfers energy. Clear? Now, which is the energy currency of our cell? एटीपी। अगर आप लोग मार्केट में जाएंगे और मार्केट में आपको कोई चीज खरीदना होगा, तो बच्चों क्या होना चाहिए आप लोगों के जेब में? पैसा। पैसा होना चाहिए। तो वो हमारा करेंसी है, रुपी है हमारा करेंसी। वो रुपी वाला करेंसी ले जाइए मार्केट में, वहां से कोई भी चीज खरीद सकते हो। तो लेकिन अगर सेल को कुछ चीज खरीदना होगा, उसको क्या देना है? एटीपी। एटीपी देना है। जरा बता दो मुझे, अगर सेल को ट्रांसपोर्ट करवाना है तो ट्रांसपोर्ट के लिए उसको क्या खर्च करना है? एटीपी। एटीपी। If suppose cell needs to maintain the osmolality, what cell has to invest? ATP. तो एटीपी खर्च करेगा, अपना सारा काम करा देगा। क्लियर? तो अब आप लोग एक क्वेश्चन लिख लेना वहां पे, राइट डाउन अ क्वेश्चन। The energy released during the energy release per molecule of oxygen the energy released per molecule of oxygen during aerobic respiration is equal to। अब मैं आपको देखूंगा जो मैंने आपको समझाया, क्या आप लोगों ने याद रखा उसे? और अगर याद रखा, क्या आप उसको अप्लाई कर पाएंगे? तो बस मुझे ये देखना है, क्या आप लोग अपने याद रखी हुई नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं? तो बच्चों पहला आप लोग यहाँ पे लिख लेना 684 किलो कैलोरीज, और बी वाला लिख लेना आप 220 किलो कैलोरीज, और सी you can write there suppose 114.5 kilocalories, or yeah, you can write there suppose 350 kilocalories.
कैन एनीवन विल टेल मी द एग्जैक्ट आंसर? बहुत इजी है, बस दिमाग यूज करना है. एंड आई होप आप लोग जरूर आंसर देंगे इसका, बिकॉज यू पीपल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स. $114.5 sir. वेरी गुड. एंड दिस गाय इज वेरी एक्सलेंट. क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद. गुलजार अहमद. चलो गुड. जरा कैसे किया आपने? सर 166 में आता है 600 सर 86, तो एक में आएगा 114.5. वेरी गुड. तो आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने आपको रिएक्शन बताया था. जरा ग्लूकोज के पास कितना एटीपी, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ था? 6. तो बच्चों 6 ऑक्सीजन यूज होने से कितना किलो कैलोरीज मिलता है? 686. वेरी गुड. 686. चलो यहाँ पे आप 86. 84 लिखा या 86 लिख रहा है किलो कैलोरीज. तो अब अगर ये, अब बता दो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कितना रिलीज हो जाएगा? 686 डिवाइड बाय 6, तो वो कितना आ जाएगा? 114.5. 114.5. ठीक. तो इसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज. तो यही एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जरा आप लोगों का कहाँ में ज्यादा यूज होगा? क्या बायोलॉजी में, या ये वाला दिमाग आपको ज्यादा चलाना है फिजिक्स में? ये वाला दिमाग कहाँ चलाना है ज्यादा? फिजिक्स में. और जो बच्चा दिमाग ज्यादा चलाएगा उसका फिजिक्स अच्छा होगा. जो बच्चा दिमाग ज्यादा चलाएगा उसका केमिस्ट्री अच्छा होगा. और बायोलॉजी में ज्यादा याद रखना पड़ता है, और दिमाग लगभग आप लोगों को नीट में 25 to 30 क्वेश्चन में चलाना होता है. तो इसीलिए ज्यादा दिमाग चलाना हो. जो दिमाग ज्यादा चलाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग, और बायोलॉजी भी उसके लिए बड़ा आसान से होगा. वो 350 60 70 मार्क्स भी ला सकता है, 80 मार्क्स तक ला सकता है अगर उसका बायोलॉजी जो है वो स्ट्रांग, ये वाला स्ट्रांग हो जाएगा एप्लीकेबल माइंड. नाउ जरा आप लोग बता दो मुझे अब मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. चलो बाय नेम मैं आप लोग को बताते जाऊंगा एंड यू विल गिव मी द आंसर. चलो अनन्या है यहाँ, अच्छा सॉरी, ये दिया है यहाँ पे. दिया विल टेल मी व्हाट इज द एटीपी प्रोडक्शन इन द एरोबिक रेस्पिरेशन. $38 ATP सर. एरोबिक. वेरी गुड. 36 या 38. जरा हुसैन बताएगा मुझे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. Hussain, tell me the definition of respiratory substrate. हाँ, चलो कोई बता दे आप लोगों में से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का डेफिनेशन क्या था? सर ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीडाइज होने के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी में ट्रांसफर होता है. वेरी गुड. चलो अब आप लोग अपने कॉपी पे ना लिख लेना वहां में होम असाइनमेंट, और होम असाइनमेंट आप लोग लिख लेना डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन. और कंबशन मतलब जो घरों में हम लोग कभी गैस जलाते हैं या कोई लकड़ी जलाएंगे, तो उसके बीच में आप लोग को डिफरेंस ढूंढना है. और ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, पहले आप लोग मुझे शो करेंगे इस चीज को, और फिर मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा. इज देयर एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? चलो आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ. Okay, sir. बाय बाय, टेक केयर. Thank you, sir. हाँ. Thank you.